हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम पॉलिटी का थर्ड चैप्टर हमने पढ़ लिया था। आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटी का जो सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने इंडियन के बारे में पढ़ रहे थे, इंडिया में, लेकिन जो हम इंडिया को रिलेट करके और भी कई कंट्रीज़ थी उसके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके कौन कौन से तत्व होते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत और अश्वेत, जैसे गोरे और काले, जिनकी त्वचा का रंग थोड़ा सांवला होता है, जैसे इंडियन है। अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का अर्थ होता था कि त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करते थे। दक्षिण अफ्रीका की ये प्रजातियाँ इस आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी कि वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। जैसे ये अफ्रीका का वो बता रखा है पार्ट्स। जैसे अब हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भी हमारे देश में यही सिचुएशन थी कि जो राजा, पहले तो अंग्रेज़ों ने राज करा, उसके राजा महाराजा ने, फिर अंग्रेज़ों ने, फिर उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर हमारे देश में ही रंग भेद की और उच्च नीच की, हिंदू मुस्लिम की, ये इसको लेके नीति अपनाकर ना देश को बांटने का काम किया, जिसके कारण हमारे देश में भी अलग अलग स्टेट बन गए भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर क्यों बने? क्योंकि इनको तोड़ दिया था बीच में से, लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। इनकी अंग्रेज़ों की जो नीति थी उसके आधार पर ही लोगों की देश आज़ाद होने के बाद देश में मांग उठी कि अपने राज्य को अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर बांटा जाए। सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसको भाषा के आधार पर बांटा गया था। तो ये वही बताया गया कि हमारे देश में नहीं, कई ऐसे और भी देश थे जहाँ पर यही सिचुएशन थी। अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का अर्थ होता है त्वचा का रंग, उसके आधार पर ही भेदभाव किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी होती थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय व अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने का इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के साथ साथ रह सकते थे, ना ही उनको सुविधाएं मिलती थी। यानी कि जो श्वेत हैं वो श्वेत से ही के साथ ही रहेंगे, जो अश्वेत है उनको ना तो कोई लीगल अधिकार होगा, ना उनका कोई अधिकार, ना उनका कोई कर्तव्य होगा, ना ही उनको कोई सुविधाएं दी जाएंगी। श्वेत और अश्वेत लोगों को अस्पताल भी अलग होते थे तथा उनकी एम्बुलेंस भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे ज़रूरत के आधार सामान्यों में सुसज्जित थी। यानी उनको जो एम्बुलेंस थी, हॉस्पिटल थे, जो श्वेत लोग थे उनके लिए पूरी फैसिलिटी थी। लेकिन जो अश्वेत लोग थे उनको ना ही गाड़ियों की सुविधाएं थी, ना ही उनको पूरी फैसिलिटी थी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, दवाइयों की, वैक्सीन की, किसी चीज़ की सुविधाएं नहीं थी। उनके लिए रेल व बसों की भी अलग होती थी। अश्वेत लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। उनको खेती के लिए भी अच्छी ज़मीन नहीं, बिना उपजाऊ वाली ज़मीन दी जाती थी ताकि वह विकसित ना हो सके। इससे ही हमें ये पता चलता है कि अश्वेत लोगों व भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं समझा जाता था तथा उनमें भेदभाव किया जाता था। साउथ अफ्रीका में बहुत ऐसे इंडियंस भी थे, उनके साथ भी यही भेदभाव किया जाता था। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, ये वहाँ की सरकार है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अतः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। लोकतांत्रिक, जिसमें सरकार, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है और वहाँ पर लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकार कर्तव्यों के आधार पर ही कार्यों को किया जाता है। जैसे इंडिया है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। भागीदारी, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। तभी संभव है जब लोग उसे बार बार सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहने के लिए तभी संभव है जब लोग उन्हें बार बार चुनें। अगर
5 साल के बाद अगर लोग उन्हें वोट देंगे तभी वह सरकार आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके थे। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके सभी भागीदारी निभाते थे। यानी या तो उनका हम सपोर्ट करें या सपोर्ट ना करें, तभी किसी सरकार को आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे कई तरीके होते हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय बता सकते हैं सरकार को। सरकार अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, उनको बताने का भी कई तरीके होते हैं। सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए किसी रूल रेगुलेशन के लिए या किसी कार्य के लिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि। जैसे इस समय हरियाणा में कृषि आंदोलन चला हुआ है और लोग कई जो स्टेट्स हैं उसके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और सील कर रखे हैं बॉर्डर आने जाने के लिए, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारी अर्थव्यवस्था भी इसी कारण कमज़ोर हो गई है और लोगों को सुविधाएं भी पूरी नहीं मिल पा रही हैं शामिल हैं। इसके ज़रिए जो बातें गलत हैं या न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सकता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दलित, आदिवासी, SC, ST, महिलाओं व अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार व लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है और विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर ही होता है। यानी कोई भी विवाद है उसको कानूनी तरीके से ही सुलझाया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं जैसे कृषि कानून है, धरने पे बैठना, लेकिन जब सरकार उनसे बातचीत करती है वो बातचीत में ना तो उनकी बात सुनते हैं ना उसको मानते हैं, तो इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता जब तक हम सरकार की बात को हम समझ नहीं पाते। किसानों को ये समझना चाहिए इस समय कि जो कृषि कानून है वो उनके हित के लिए है, ना कि अहित के लिए। इन कानूनों के आधार पर ही होता है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियों में एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों में नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। नदी विवाद। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में आपने सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णराजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम करता है। इस पानी से बेंगलुरु कर्नाटक की वो है राजधानी, कर्नाटक जो हमारा राज्य है। पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के कर्नाटक की तो बेंगलुरु हो गई, तमिलनाडु के हो गया मैट्टूर बांध में। कर्नाटक के कृष्ण सागर बांध में जो पानी भरा हुआ था जिससे जो लोगों की सिंचाई भी हुआ करती थी, उससे पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती थी। लेकिन जो तमिलनाडु के मैट्टूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। यानी दोनों को ही ज़रूरत है, तमिलनाडु को भी और कर्नाटक को भी। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णसागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर बना है, जबकि तमिलनाडु का मैट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर बना है। मैट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णसागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों को पानी का सही बंटवारा किया जा सके। और ये 30 ईयर से भी काफ़ी ज़्यादा होता, आई थिंक 35 ईयर हो गए इन दोनों स्टेट्स को विवाद में रहते हुए। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।